हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। हमने पिछली क्लास में जो है सेल थ्योरी कवर कर लिया था और उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सेल थ्योरी के बाद पढ़ेंगे हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे। जितने स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज होते हैं एक सेल में, उनके बारे में डिटेल से हम कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेल थ्योरी का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया था, कब दिया था। सबको बताया था हमने 1839 में शेल्डन एंड शवान ने सेल थ्योरी दोनों ने एक साथ मिल करके दिया था, जिसमें शेल्डन एंड शवान दो एक थे बोटेनिस्ट, एक जूलॉजिस्ट। तो प्लांट और एनिमल सेल पर दोनों उन्होंने जो स्टडी की थी और उन्होंने बताया था कि जितने सारे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो सारे बेसिक कंपोनेंट सेल के बने होते हैं और उसी से सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स बने होते हैं। और जो है उसके बाद इनकी कमी ये थी कि इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि कैसे सेल बनते हैं आए, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से फाइनल शेप सेल थ्योरी को 1855 में मिला था। तो थोड़ा सा आइडिया होगा सेल थ्योरी जो पिछली बार हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। दो पार्ट हमने इस चैप्टर के आप लोगों को जो है मिल गया होगा, अपलोड हो गया होगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और ये तीसरा वीडियो है जो जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल। उसके बाद सेल वॉल जानने की कोशिश करेंगे क्या है, और उसके बाद न्यूक्लियस। आज 3 ऑर्गेनेलिज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सारे ऑर्गेनेलिज के कवर करने की ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज का पहला जो है सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है, उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं बेहतर करने की, समझने की। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, सेल के बारे में बताई दिया था। मेम्ब्रेन ये बाउंड्री होता है, बाउंड्री किसी भी चीज का। जैसा हमने बताया था ना, ये सेल है, यू थिंक ये एक सेल है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है। ये जो है आउटर लेयर है किसी एक एनिमल सेल का, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर इसी को मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल का ये है मेम्ब्रेन, इसलिए इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये क्या होता है, इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसी के साथ साथ इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलने का रीजन इसका है ये, क्योंकि ये कुछ चीजों को अलाउ करता है कि ये सेल के अंदर जाने दे स्पेसिफिक चीजों को, और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है। इसको पता होता है किस चीज को अंदर जाने देना है, हार्मफुल जो होता है उसको बाहर ही रोक देता है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि कुछ चीजों को अलाउ करता है सेल के अंदर आने जाने के लिए, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है। इसको जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसमें और एक कंपोजिशन इसका देख लेते हैं। कंपोजिशन अलग अलग होते हैं, बट हम एक ह्यूमन का आरबीसी सेल का, ह्यूमन आरबीसी सेल का जो है कंपोजिशन देखेंगे। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का, वो 52% और 40% कंटेन करता है, जिसमें से 52% क्या है, प्रोटीन, 40% लिपिड्स और 40% लिपिड। तो इससे पता चलता है कि ये प्रोटीन और लिपिड का बना होगा, जिसमें 52% ये है और लिपिड 40% है। सो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल के लिए है। ये बाहर के इन्वायरमेंट से भी सेल को प्रोटेक्ट करता है। बाहर का इन्वायरमेंट और सेल के अंदर का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो वो दोनों को सेपरेट करता है, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट कुछ और होगा, सेल के अंदर के लिए स्पेसिफिक कुछ और चाहिए। तो जब दोनों का डिफरेंस नहीं हो पाएगा तो सेल जो है लिविंग नहीं रह पाएगा। इसलिए ये दोनों इन्वायरमेंट को अलग अलग करता है।
तो आज का हम दूसरा टॉपिक, इसी के बाहर एक लेयर और होता है, सेल वॉल। अब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं, जैसे कि ये एक लेयर है, ये सेल के बाहर होता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये होगा सेल वॉल। ये जो होता है स्पेसिफिक प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखने की चीज है, एनिमल सेल और प्लांट सेल जब दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे तो डिफरेंस में ये देखेंगे कि किस में क्या पाया जाता है। यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि सेल वॉल जो होता है वह स्पेसिफिक प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये उपस्थित नहीं होता है। ये होता है रिजिड होता है, सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है। ये क्या करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो बिल्कुल स्टिक होते हैं, एक जगह पे खड़े होते हैं, उनका मूवमेंट जो नहीं होता है ह्यूमंस की तरह या एनिमल्स की तरह, उनका मूवमेंट नहीं होता है, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए ये हार्ड लेयर होता है, आउटर लेयर होता है सेल का। सबसे आउटर लेयर प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल, एनिमल सेल में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ये अगर डिफरेंस पूछे कि प्लांट सेल का आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल होगा, एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन होगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ये रिजिड होता है, रिजिड होता है, इसके साथ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देता है। तो सेल वॉल के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्लांट का सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, ऐसे ही आपका फंगस का काइटिन का बना होता है, ये सब चीजें। और जब हम जितने सेल वॉल, जितने भी चीजों में क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो भी सेल वॉल जिस चीज का बना होता है वो क्लासिफिकेशन में हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि सेल वॉल जो होता है वो हार्ड लेयर होता है एक सेल का, जो प्लांट सेल का होता है, प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। और जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। सो उसको डिस्कस करेंगे हम स्पेसिफिकली, क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे 5 की मिनट क्लासिफिकेशन, तो वहां इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सेल वॉल के बारे में बस इतना ही डिटेल। बहुत ही एक अहम जो है ऑर्गेनेलिस है न्यूक्लियस, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है ये हिंदी में केंद्रक, यानी कि जो सेंटर में पाया जाता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के सेंटर में जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा ये पूरा एक सेल है, ये इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ये जो है न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पूरे सेल का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। यही पूरा सेल को जो है चलाता है, सेल को क्या करना है, कब कैसे डिसाइड होता है, सारे न्यूक्लियस के थ्रू ही डिसाइड होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज हाउस भी न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये जो था ये न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं जेनेटिक जीन्स कंटेन करते हैं और वो क्या करता है जेनेटिक वेरिएशन देता है। इसलिए जो होते हैं जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक्स जितने होते हैं वो सारे वेरिएशन शो करते हैं। ये क्योंकि न्यूक्लियस होता है, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे,
रिप्रोडक्शन के टाइम यूकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिपेरेंटल होते हैं, एक ही पेरेंट का वो संतान होता है, इसलिए उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि जो एक सेम अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है, कोई सेम ऑर्गेनिज्म, ये कॉपी होगा इसका बिल्कुल सेम, बट अगर यूकैरियोटिक होंगे, पेरेंटल होते हैं, तो उनमें जो वेरिएशन होता है, ये ऑर्गेनिज्म एक है मेल और ये एक फीमेल, इन दोनों से जो रिप्रोड्यूस होगा वो बनेगा प्रोजेनी, वो क्या होगा, इन दोनों के वेरिएशन, इनके दोनों के जीन जो आएंगे इनमें वेरी करेंगे, और ये जो बनेगा इन दोनों से डिफरेंट होगा, कुछ मैनर में डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट नहीं होता है। वो कुछ जो होते हैं, जैसे कि होता है जुड़वा भाई बहन होते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हर एक चीज उनका सिमिलर है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। उनका फिंगरप्रिंट अलग होगा, उनके आवाज अलग होगी, काफी तरह के उनके हेयर्स अलग होंगे, उनके कलर्स अलग होंगे, स्किन का कलर अलग होगा, आई कलर अलग होंगे, तो वो डिफरेंट होते हैं, वो वेरिएशंस पाए जाते हैं वहां। तो न्यूक्लियस का मेन वर्क जो है वो क्या करना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है और सारे सेल के वर्क को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। ये डीएनए जो होता है उसकी डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और इसको ये जो होता है न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेल भी होता है, सेल में जो होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ये है। अब थोड़ा सा और जो है न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस से क्वेश्चंस काफी आते हैं हर जगह, तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा हम कोशिश करेंगे। ये जो होता है देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ये क्या है, ये सारे साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें। आगे पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म पूरे ऑर्गेनेल में, पूरे सेल में ऐसे फैला हुआ होता है, तो इसमें और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे होता है कि ये एक लेयर जो है न्यूक्लियस को, मेम्ब्रेन जो इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो ये बाहर वाला है इसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे। अब क्या होता है कि एक और लेयर होता है इसका, जो ऐसे बिल्कुल वो यहीं से कंटिन्यू हो जाता है ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंटिन्यू हो जाता है, तो इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन दोनों तरफ होता है ऐसे ही, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। बट न्यूक्लियस का एक ऑर्गेनेल जो होता है वो किसके साथ कंटिन्यू हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हो जाता है। ये जो है डीएनए कंटेन करते हैं बेसिकली, इसमें डीएनए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए जो थे सबसे पहले 1860 में इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसने जेम्स एंड क्रिक, जो दो साइंटिस्ट थे, क्रिक, इन दोनों ने 1860 में डीएनए का जो है स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, अब ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस जो होते हैं, कुछ ऐसे सेल हैं जो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी एक ऐसा सेल है जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एक और नाम से एरिथ्रोसाइट, क्योंकि ये पेपर में एरिथ्रोसाइट ही दे देता है, तो इसलिए इसको लिख लीजिएगा। एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट आरबीसी में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, दे नो न्यूक्लियस, दे हैव नो न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस एक आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी को भी बोलते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो ये एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि इसको क्या क्या बोला जाता है। ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए बने किस चीज को, क्रोमोसोम्स के बने होते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम अलग अलग ह्यूमंस में जैसे 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर एनिमल्स का या हर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक फीचर है क्रोमोसोम, उसका स्पेशलिटी बताता है।
तो यहाँ ह्यूमंस में हम देखेंगे 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर होते हैं। ये जो होता है ह्यूमन में मेल फीमेल में डिफर करता है। क्रोमोसोम्स का कैसे करता है वो थोड़ा सा समझते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। यही से पता चलता है, पहले लोग पता कर लेते हैं कि फीमेल या मेल बच्चा है, तो उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह करके यही से पता चलता है। मेल जो होते हैं बेसिकली कंटेन करते हैं, मेल में 44 प्लस XY होते हैं, वहीं फीमेल में जो होता है 44 प्लस XX होता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे ये 44 प्लस XY और 44 प्लस XX से कैसे हम पता कर लेंगे कि जो प्रोजेनी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा बनेगा तो इसको और बेहतरीन तरीके से हम समझा पाएंगे न्यूक्लियस को। तो क्रोमोसोम में देखेंगे कि मेल के पास क्या है 44 प्लस XY, फीमेल के पास क्या है 44 प्लस XX। तो इसमें क्या होता है, जब यहां से जब जीन ये डिसाइड करता है कि चिल्ड्रन जो है वो मेल है या फीमेल है, तो ये जो होता है इनको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। XY जो है इनको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, जब स्पर्म फादर का वहां जो आता है क्रोमोसोम वो, और ओवम जो मदर का आता है वहां, जब ये दोनों ओवम और स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं, ये समझिए कि ये फादर का जब उधर जा रहा है तो क्रोमोसोम X आ रहा है, मदर के पास दोनों X ही, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो दोनों X ही हैं, तो मदर से X आ रहा है। यहाँ इसको हम और नीचे थोड़ा सा करते हैं, यहां से मदर के पास से X आ रहा है, तो ये जब दोनों आएंगे तो ये जो प्रोजेनी होगी वो फीमेल, वो तो मदर से एक ही आएगा, वो दोनों से कोई भी आएगा तो X ही आएगा। ये टोटली डिपेंडेंट होता है कि फादर से जो क्रोमोसोम आ रहा है वो कौन सा है, X और Y है। तो इस वजह से पहले के जमाने में जब इल्जाम लगाया करते थे लोग कि फीमेल बच्चे ना होने का, बेटा ना होने का इल्जाम फादर पे नहीं मदर पे लगता था कि ये रीजन है कि मदर को लोग बहुत बुरा भला कहते थे, तो ये गलत रीजन है, क्योंकि वहां पर का रोल नहीं है डिसाइड करने में कि बच्चा जो है फीमेल है या मेल है, वो टोटली डिपेंडेंट ऑन फादर। X आएगा तो जो बेटी होगी यानी फीमेल होगी। इसी तरह से अगर मदर का X और फादर का Y आता है, तो इन दोनों से जो बच्चा प्रोड्यूस होता है, जो प्रोजेनी आती है, वो क्या है, मेल होगा। तो इस तरह से हमको ये दिख रहा है फ्रेश कि इसमें फादर का रोल होता है, मदर का कोई रोल नहीं होता है। तो जब X और X आएगा तो फीमेल, XY आएगा तो मेल बताया था। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो हमने ये बताया है अभी तक आप लोगों को कि सेल के अंदर जो ये एक फ्लूइड मैटर पाया जाता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं, बीच में जो होता है ये पूरे सेल में फैला हुआ होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक मिनट में लिख करके फिर हट के समझता हूं। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली सबको समझ रहा है, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये पूरे सेल में फैला हुआ होता है बिल्कुल चारों तरफ। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस में जो फैला वाला होगा बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे इसको। तो जो साइटोप्लाज्म होगा वो सेल में फैला होगा पूरे, और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और जो न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको ग्राउंड मटेरियल है, ये पूरे ग्राउंड में फैले होते हैं इसलिए इनको ग्राउंड मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये जो सेल के अंदर पूरा फैला होगा न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आई थिंक इतना न्यूक्लियस के बारे में काफी है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को होता है न्यूक्लियस से
तो आप लोग पूछिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से समझाने की और आंसर करने की। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जल्दी आएंगे और पूरा उसमें जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर से, हम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे और फिर हम दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी और कुछ सुधारने की जरूरत हो या फिर क्वेश्चन भी होंगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों तक भी पहुंचाए ताकि वो भी पढ़ें। धन्यवाद।